तो हमने पिछले स्ट्रेटिफाई के पॉडकास्ट के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कस किया था, वो है बिग बैंग थियरी। और साइंस किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है उसके बारे में हमने बातचीत की थी कि किस तरह से साइंस जो है वो यूनिवर्स के बिगिनिंग को एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। अगर आपने वो एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको देखें, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। मैंडेटरी नहीं है इस एपिसोड को देखने के लिए, लेकिन वो एक काइंड ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव है अगर आपको देखना है तो। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा आपको हमारी चैनल से, क्योंकि इसमें हम जो है वो एंशिएंट इंडियन कल्चर को जो है फिर से डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ यस पटेल, आप सुन रहे हैं नोवेल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 15। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी सिंपल है कि यूनिवर्स के क्रिएशन को ना ही साइंस अच्छे से समझा पा रही है, ना ही कोई थियरी जो है वो, जो फिलोसॉफी भी अगर आप देखो वहाँ से भी हमको इतना ज़्यादा कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि जिससे हम समझ पाए कि ये एक्चुअल में वर्ल्ड जो है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस पे आया है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, और काफ़ी सारी थियरीज है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि बिग बैंग थियरी हो गई, फिर स्टेडी स्टेट थियरी, तो इनमें भी काफ़ी सारे ऐसे लूप होल्स कहीं ना कहीं रहते ही रहते हैं जो कि आपको एक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन या फिर 100% सेटिस्फैक्शन नहीं देते। आज इस एपिसोड के अंदर हम वही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वेदास के बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि किस तरह से यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्टेंस पे आया, किस तरह से यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुआ। आप उसमें देखोगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है जो कि मॉडर्न साइंस अब जाके धीरे धीरे प्रूव कर रहा है। तो आप देखोगे दोनों थियरी में, बिग बैंग थियरी में भी और जो हमें पास्ट में बताया गया है वेदास में, या फिर पर्टिकुलरली वेदा में भी आप देखोगे ऋग्वेद में हमें ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। आप कहीं ना कहीं ऐसा भी डाउट कर सकते हो कि यार ये जो थियरी है वो कहीं ऋग्वेद से ही इंस्पायर होके नहीं लिखी गई है ना। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें आप देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा हद तक, इतनी हद तक कॉमन है कि वहाँ पे आप जो पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन की गई साइंटिफिक मैनर्स में, वो और वैदिक मैनर्स में काफ़ी एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। देखो, किसी भी चीज़ के क्रिएशन को काफ़ी सारे एस्पेक्ट से देखा जाता है, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और सेम चीज़ हमारे वेदास में भी है। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हमें वहाँ पे बताए गए हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो भी डिफरेंट फेजेस हैं क्रिएशन के, उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और उसी के अंदर हमारे पॉडकास्ट जो है वो घूमने वाला है। तो ये मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। और बाय द वे, ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट सीरीज़ हमारा जो चल रहा है नोवेल सीरीज़, उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं या फिर नए लिसनर हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, तो हमें जो ऑडियंस एंगेजमेंट मिलेगी। तो इससे जो आपके जैसे और लोगों को हमारे पॉडकास्ट जो वो सुनने को मिलेंगे और उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। कमिंग बैक टू टॉपिक, हमारा जो भी ये नोवेल सीरीज़ है उसके अंदर हम काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स लाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया अभी थोड़ा बहुत कॉस्मोलॉजी से। आप देख रहे हो यहाँ पे हम थोड़ा सा टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स के स्टार्टिंग से, लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, नक्षत्र के बारे में हो गया, हमारे सौर मंडल के बारे में हो गया, हमारी इवन अर्थ के बारे में हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, और कहीं ना कहीं ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आपको लेके जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ, और ये जर्नी आपके साथ चलने में हमें भी बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले ये समझने की ट्राई करते हैं कि वेदा क्या कहता है जब कुछ नहीं था, मतलब कि जब यूनिवर्स जो वो नहीं था तब क्या था, उसके बारे में वेदा क्या कहता है, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेदा हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो इनिशियल फेज था, जब जो भी यूनिवर्स था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तब वहाँ पे कोई भी टाइम नहीं था। और ऑल्सो मैं आपको बता दूँ कि जो मॉडर्न थियरीज़ हैं, मॉडर्न साइंटिफिक चीज़ें,
वो भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एग्री करती है कि जो यूनिवर्स था वो जब क्रिएट नहीं हुआ था तो उससे पहले टाइम जो है वो नहीं था। अगर आप स्टीफन हॉकिंग के थियरी के बारे में भी अगर आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि टाइम जो है वो स्टार्ट होता है यूनिवर्स के क्रिएशन से। और जो बिग बैंग थियरी है उसके अकॉर्डिंग जब बिग बैंग होता है काइंड ऑफ लाइक यू सी दैट जो स्पॉट होता है वहाँ से पूरा का पूरा एक्सपांसन होता है और हमारा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट होता है। तो वो जो एक्सपांसन होता है पर्टिकुलरली वहाँ से जो है वो टाइम स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। ऑल्सो हमें वेदा में ये भी बताया गया है कि जो सबसे पहली चीज़ एग्जिस्टेंस पे आती है वो है टाइम, और दूसरी जो सबसे पहली चीज़ दूसरी जो सबसे उसी के बाद एग्जिस्टेंस पे आती है वो चीज़ होती है साउंड। तो समय और ध्वनि ये दोनों ऐसी चीज़ है जो कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस पे आती है इन पर्टिकुलर दिस यूनिवर्स। यहाँ पे 3 काफ़ी बेसिक क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताया गया, नेचर की क्वालिटीज़ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी की पूरी इसी के ऊपर थियरी होने वाली है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना। तो देखो, सबसे पहला होता है सत्व, दूसरा होता है रजह और तीसरा होता है तमह। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सत्व मतलब कि गुडनेस होता है, रजा मतलब कि मोड ऑफ पैसन होता है, और तीसरा यानी कि तम उसका मीनिंग होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये 3 चीज़ें जो वो वहाँ पे हमें बताई गई उस थियरी के अंदर, जो कि वेदा में हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो टोटल 9 फेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू वेदास थियरी, और ये 9 फेजेस जो है वो नेचुरली होते हैं यही 3 क्वालिटीज़ की वजह से, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया, सत्व, रजह और तमह। तो इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे ये 9 फेजेस जो है वो होते हैं, और ये 9 फेजेस के बाद जो है हमारा यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक। तो उसके बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे, जो कि वेद में हमें बताया गया। तो उसके ऊपर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की। तो सबसे पहले फेज़ में बताया गया है कि महत तत्व जो है वो जो है वो एग्जिस्टेंट पे आता है। और बाय द वे महत तत्व का मीनिंग होता है कि सुप्रीम गॉड की वजह से एक टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। और ये सुप्रीम गॉड कौन है? तो कर्ण नवासई विष्णु, ये नाम जो है वो हमें वहाँ पे बताया गया, और इनको सुप्रीम गॉड माना जाता है, सबसे ऊपर के भगवान ऐसा माना जाता है। तो उनकी वजह से टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। और बाय द वे सुप्रीम गॉड जो है कर्णाई नवासेई विष्णु, उनके लिए स्टार्टिंग, एंडिंग या फिर डिस्ट्रॉय होना ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। उनके लिए ये सब चीज़ें सेम है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेम एक ही टाइम पे हो रही है, ऐसा उनके लिए बताया गया है। और ये सारी चीज़ों की वजह से सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट होता है, और उसका नाम है अहम। तो अहम जो है उसको अगर हम इंग्लिश में समझे तो फॉल्स ईगो आप कह सकते हो उसको। फॉल्स ईगो जो है वो जनरेट होता है, और काफ़ी सारी ऐसी मटेरियल एक्टिविटीज़, मटेरियल नॉलेज, इंग्रेडिएंट्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जिस्टेंस पे आती है यूनिवर्स के अंदर। और उसी की वजह से तीसरा फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है। तीसरे फेज़ के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो 5 एलिमेंट का एक तत्व है स्काई, ठीक है। और बाय द वे 5 एलिमेंट्स मतलब कि यहाँ पे मैं पंच महाभूत की बात कर रहा हूँ। तो सबसे उसमें जो पहला तत्व बताया गया है वो स्काई है, नभ जिसको बोलते हैं हम, और आकाश जो है वो वहाँ पे क्रिएट होता है। उसकी सबसे सटल क्वालिटी मानी जाती है साउंड, ध्वनि। तो उसके साथ एक काफ़ी अनोखी रिलेशनशिप वहाँ पे बताई गई है। और इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें 4th फेज़ की कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे बताई गई। तो 4th फेज़ में हमें नॉलेज और वर्किंग कैपेसिटी का पूरा का पूरा एक इनिशिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो नॉलेज और वर्किंग कैपेसिटी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये 4th क्रिएशन स्टेज में होता है, और वहाँ से हमारे जितने भी
नेचर के लॉज है वो एग्जिस्टेंस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो हम आज के टाइम में जिसको हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, वो जो है वो नेचर के लॉज है कहीं ना कहीं। तो उसके ऊपर नेचर वर्क करता है और हम नेचर को जो भी समझते हैं उसी को हम साइंस कहते हैं। तो वो जो भी लॉज है वो 4th स्टेज के अंदर बनते हैं, ऐसा बताया गया है। 5th फेज के अंदर अच्छाई के तरीके की बातचीत से देवताओं को नियंत्रित करने की एक मानसिकता को बताया गया है और वो जो है वहाँ पे बिल्ड होता है। तो यूनिवर्स के 5th फेज में ये चीज़ हुई थी अकॉर्डिंग टू वेदास थियरी। तो इसका एक काफ़ी क्लियर मीनिंग ये हुआ कि ब्रेन या फिर हम जिसको माइंड कहते हैं वो इसलिए बनाया गया था कि जिससे एक अच्छाई का गुण जो है वो क्रिएट हो और उसी की वजह से शायद जो ऑर्गन्स हैं वो मोड ऑफ पैशन की वजह से क्रिएट हुए थे। 6ठे स्टेज के बारे में हमें ये बताया गया कि 6ठे स्टेज के अंदर सृष्टि जीव का अज्ञान अंधकार जो है वो प्रकट होता है, वो क्रिएट होता है और उसके द्वारा गुरु या फिर सुप्रीम गॉड जिसका हमने नाम आपको बताया विष्णु भगवान का, वो एक मूर्ख के रूप में कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार से बाय द वे निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ हमें वेद में एक्सप्लेन की गई है वो सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सेम वर्ड वहाँ पे बताया गया, तो ये सेम वर्ड मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आई मीन नेक्स्ट स्टेज की ओर, जो कि 7th फेज। तो 7th फेज के अंदर जो भी ना हिल सके वैसी सजीव की चीज़ है उसका क्रिएशन जो है वो हुआ था। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ट्रीज़ हो गई, फ्लावर हो गए, तो ये सारे कुछ 6 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि जीवित मानी जाती है लेकिन वो हिल डुल नहीं सकती। तो वो चीज़ों को जो है वो बनाया गया सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा। बाय द वे 6th फेज में मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दी, भूल गया था मैं बताने की। वो चीज़ थी कि किस तरह से ब्रह्म जो है वो एग्जिस्टेंस में है, जिसको हम काफ़ी यूनिवर्स के क्रिएटर माने जाते हैं वो। तो देखो जो भी एनर्जी होती है उसके अपने आप के फोर्स की वजह से यूनिवर्स जो है वो असेंबल होता जाता है अपने आप में। और बाय द वे ये एनर्जी जो होती है वो सुप्रीम गॉड की होती है, ऐसा हमें बताया गया, और उसकी वजह से यूनिवर्स बन रहा होता है। और जब माया वगैरह माया बाय द वे हमें सुप्रीम लॉर्ड की एनर्जी है माया बेसिकली, तो उसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें बन रही होती है, उसी के बाद जब माइंड एग्जिस्टेंस में आता है, जब मैंने आपको अभी बताया कि माइंड किस तरह से क्रिएट हुआ था, वो जब एग्जिस्टेंस में आता है तभी ब्रह्मा की क्रिएशन होता है। और ब्रह्मा देव जो है वो उनके पास सुप्रीम गॉड का ब्रेन होता है, उनके जैसा ब्रेन होता है, उनसे काफ़ी सिमिलर ब्रेन होता है और वो उसके बाद ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो 7th फेज में मैंने आपको बता दिया किस तरह से ट्रीज़ वगैरह क्रिएट हुई थी। 8th फेज के अंदर 8वें स्टेज के अंदर जो लोअर स्पीसीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे गाय हो गई या फिर जितने भी हमारे ऐसे सजीव हैं जो कि ज़्यादा मेंटली पावरफुल नहीं है, जो ज़्यादा सोच नहीं सकते, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो ऐसे जानवरों को या फिर ऐसे कुछ जीवों को बनाया गया था। तो ये 8वें फेज पे हुआ था। 9th फेज पे ह्यूमन बींग्स जो है वो क्रिएट हुए थे, जो कि हम हैं, और यहाँ से जो है वो इंसान जो है वो पैदा हुआ था। और इंसान को काफ़ी एक बिजी माइंडसेट वाला प्राणी माना जाता है और उनके पास एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है क्योंकि उनको एक डिफरेंट स्टेज में बनाया गया है। तो ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलता है कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को अभी कंट्रोल कर रहे हैं और जितने भी हमारे आसपास के दूसरे सजीव हैं हम उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर आप बोल सकते हो जो कि हमें मिली है हमारे ब्रेन के अंदर। बात करते हैं 10th फेज की।
तो 10th फेज़ में जो जितने भी दूसरे गॉड्स होते हैं वो बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे हमारे पूर्वज हो गए, असुरा हो गए, तो ये सारे जितने भी अप्सरा या फिर भूत प्रेत और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसके बाद एग्जिस्टेंस पे आती है। तो ये 10th फेज़ पे हुआ था। तो ये इतने फेज़ में हमारे यूनिवर्स जो वो एग्जिस्टेंस पे आया है और आज के टाइम में जितना भी हमें देखने को मिलता है वो इतना है। तो ये इस तरह से कुछ हमें एक्सप्लेन किया गया और कितना सच है या फिर कितना झूठ है वो किसी को नहीं पता, लेकिन हमें इस तरह से वेद के अंदर बताया गया। मैं आपको बाय द वे दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो कि एक कैलकुलेशन के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। तो शायद से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको मैक्सिमम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी यूनिवर्स के रिलेटेड थियरी अधूरी होती है उसकी यूनिवर्स की एज या फिर शेप और साइज़ के बिना। तो सेम वे में यहाँ पे वेद भी हमें ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, एज, शेप और साइज़। सबसे पहले वेद हमें बताते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 155.52 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स ओल्ड है। मतलब कि इतने ट्रिलियन ईयर्स जो है वो ह्यूमन ईयर्स बाय द वे ये मैं क्यों ह्यूमन ईयर्स बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इतने ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स ओल्ड है, इतनी उसकी एज मानी जाती है और उसकी टोटल लाइफ 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स मानी जाती है। तो इतने साल तक ये यूनिवर्स टोटल चलेगा और उसमें से 155.52 ट्रिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। बाय द वे ये 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स ये इक्विवेलेंट होते हैं 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा। तो मैं इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब ब्रह्मा के लिए 100 साल बीतेंगे तब हमारे लिए 311.04 ट्रिलियन ईयर्स जो है वो बीत चुके होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है और आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा टाइम गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें बताया गया कि क्या शेप है यूनिवर्स का। तो सबसे पहले यूनिवर्स को एग शेप माना जाता है, एग यानी कि अंडाकार। तो किस तरह से ये अंडाकार बताया गया अब देखोगे बाय द वे उसके नाम में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हमें ब्रह्मांड बताया जाता है, तो आप उसको अगर सेपरेट करोगे तो ब्रह्म प्लस अंडाकार ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हमें वर्ड में भी उसका एक मीनिंग देखने को मिलता है। वेद में हमें ये भी बताया गया कि जितना भी पावर है, जितना भी पोटेंशियल है यूनिवर्स का, टाइम, स्पेस और मैटर, ये तीनों चीज़ें एक बिंदु के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और एक बिंदु के अंदर से ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड का जो भी सोच या फिर विचार है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो ये सिमिलरिटी है बिग बैंग थियरी और हमारी इस वैदिक थियरी के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से बताया गया कि सारी चीज़ें एकदम शांत होती है डार्कनेस में और अचानक से डिवाइन विल यानी कि काम और हीट यानी कि तपस, ये दोनों की वजह से बिंदु जो है वो ब्लास्ट होता है या फिर उसमें एक बर्स्ट होता है और उस बर्स्ट की वजह से यूनिवर्स जो है वो बनना स्टार्ट होता है और वो एक्सपांड होते जाता है और वो टाइम टू टाइम एक्सपांड होते ही रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लियरली एक बिग बैंग थियरी जैसी हमें थियरी यहाँ पे देखने को मिलती है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, आप देख रहे हो। तो उसके बाद हमें ये बताया गया कि जब यूनिवर्स एक मैक्सिमम एक्सपांसन लिमिट तक पहुँच जाएगा तो वो फिर से अपने आप में वो सेम स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि जो पहले था एक बिंदु के रूप में फिर से हमें देखने को मिलेगा। और ये चीज़ जो है वो होती रहती है, मतलब ये चीज़ रिपीट होगी। तो बाय द वे इसको प्रलय बोलते हैं, ठीक है। और जब ये बिंदु के रूप में आ जाएगा तो वो कुछ टाइम के लिए बिंदु के रूप में रहेगा, फिर वो फिर से स्टार्ट होगा। देखो यूनिवर्स एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए और काफ़ी सारे रिलीजन्स यानी कि धर्म इसको अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म यहाँ पे यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ को 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है और उसको 3 पोर्शन में कवर करते हैं। तो यहाँ पे 3 पोर्शंस मतलब कि क्या, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे 9 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, फिर काफ़ी सारी और चीज़ें आ रही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट
एक कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट होता है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं। तो अगर यूनिवर्स एक सब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए एक ऐसा सब्जेक्ट है यूनिवर्स, तो अगर सारे रिलीजियंस उस सब्जेक्ट को एक चैप्टर में समझा रहे हैं तो हिंदुइज़्म उसको 3 चैप्टर में डिवाइड करके समझाता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहले एग्जिस्टेंस बिफोर द यूनिवर्स, मतलब कि ये जो यूनिवर्स जो है वो जब क्रिएट नहीं हुआ था उसके पहले क्या था उसके बारे में हमें बताया गया है। फिर दूसरा होता है यूनिवर्स इटसेल्फ, मतलब कि ये जो यूनिवर्स है उसके बारे में। फिर तीसरा होता है ये यूनिवर्स के अंदर जो दुनिया है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये पूरी की पूरी 3 चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे, और उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी थियरी जो है वो हिंदुइज़्म हमें देता है। तो सबसे पहले यूनिवर्स को सबसे बड़ा नहीं बताया गया है यहाँ पे, जो एक्चुअल बड़ी चीज़ है वो इस यूनिवर्स के बाहर की चीज़ है। तो ये यूनिवर्स के बाहर की चीज़ कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस यूनिवर्स के बाहर की चीज़ जो है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स क्या है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि ये अंडाकार है, ठीक है, तो इसका आकार आप समझ गए, इसका शेप जो है वो आप समझ गए हैं। तो इसके बाहर जो है एक शेपलेस चीज़ है जहाँ पे कोई भी जेंडर नहीं है, जहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं है। और इसकी आज की अगर हम एडवांस साइंस की बात करें तो जो एडवांस साइंस है ना वो इस चीज़ को हाइपर स्पेस से प्रस्तुत कर दिया और इसको हाइपर स्पेस के नाम से जाना जाता है एडवांस साइंस के अंदर। लेकिन जो वेद है उसके अंदर इसको इस तरह से समझाया गया था, जेंडरलेस, शेपलेस और ये सारे वर्ड को यूज़ करके। तो जिसको हम स्पेस बोलते हैं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो एक बबल है अंडाकार जिसके अंदर हम रह रहे हैं और वहाँ पे हमारी दुनिया जो है वो चल रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे बबल्स होते हैं ऐसा माना जाता है, और ये काउंटलेस होंगे, मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने बबल्स होंगे या फिर ऐसा कुछ। और सारे बबल्स के अंदर, बबल्स मतलब कि यूनिवर्स आप ले लो, सारे यूनिवर्सेस के अंदर एक अपना भगवान होगा, अपना एक ब्रह्म देव होंगे। वहाँ पे एक डिस्ट्रॉयमेंट के लिए, या फिर आपको पता है कि जिस तरह से लॉर्ड शिव जो है या फिर भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयमेंट के लिए देवता माने जाते हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने अपने यूनिवर्स के अपने अपने देव वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें सारे बबल्स में हो रही हैं और यहाँ पे ही सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती है। आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एंटर हो रहा है। आप देख रहे हो कि किस तरह से वेद में ये ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन किए गए जो कि हम आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। आप देखोगे मल्टीवर्स काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, साइंटिफिकली भी आप देखोगे तो भी, और आप जस्ट इसको एक एज अ थियरी के रूप में भी देखोगे तो भी। तो अभी काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सच हो सकता है और कहीं ना कहीं ये ट्रू है, ऐसा सब मानते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें वहाँ पे क्लियरली देखने को मिलती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स उतने एंशिएंट टाइम्स में रिसर्च करके ढूंढना एक काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है सबसे पहले तो। और जिस तरह से हमें पता है कि वेद जो है वो एक्चुअली खुद भगवान ने लिखे हैं ऐसा माना जाता है, तो आई थिंक ये ट्रू भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही है धीरे धीरे, और ये पॉडकास्ट जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। बाय द वे एक सिंपल सा फैक्ट ये बताया गया कि जो भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ है, जितनी भी आप कोई सी भी चीज़ ले लो, कोई भी तत्व ले लो या फिर कोई भी पदार्थ ले लो, वो पंच तत्व के किसी ना किसी एक तत्व से बनाई है। मतलब उसमें एक तत्व आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कोई भी चीज़ ले लो, उसमें आपको वो पंच तत्व के या फिर पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं, उनके कहीं ना कहीं आपको एक ना एक उनका तत्व आपको वहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगा। तो ये जस्ट स्मॉल फैक्ट था, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। ये कहीं भी रेलेवेंट नहीं था, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो जितने भी चीज़ें हैं ना, ये पांचों एलिमेंट के कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, हम ह्यूमंस को ले लो, फिर ये प्लैनेट्स को देख लो, स्टार्स को देख लो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये पंच महाभूत तत्वों के मेलाप से बनी है। कहीं ना कहीं उनके कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई है। और जब सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपांसन पे आ जाएंगी, काफ़ी सारे, जब ये यूनिवर्स जो है वो एंड पॉइंट पे आ जाएगा,
तब ये सारे पांचों तत्व जो है वो फिर से एक सिंगल तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर बिग बैंग थियरी या फिर हमारी जो भी वैदिक थियरी उसके अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट में जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे और काफ़ी सारे जितने भी मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी ये काफ़ी सारी आप पदार्थ देख रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें एक ही तत्व के रूप में एक ही पॉइंट में हमको देखने को मिलेगी। तो ये थियरी है यहाँ पे। और ये एक्सप्लोजन जो होगा जिसको हम बिग बैंग बोल रहे हैं, उसकी वजह से लॉर्ड ब्रह्मा, जो कि हमें ब्रह्मदेव जिसको हम बोलते हैं ऑफ कोर्स, वो अपनी काफ़ी एक गाढ़ निंद्रा से जग जाएंगे, डीप स्लीप से वो जग जाएंगे और फिर से वो क्रिएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से यूनिवर्स जब फिर से स्टार्ट होता है क्रिएशन उसका फिर से किस तरह से रिपीट होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव जो है वो अपनी स्लीप मतलब कि वो जब सो के फिर से उठते हैं तो वो फिर से क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, रिलीजियस पॉइंट है ये। तो यह था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में अकॉर्डिंग टू वेद और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्स है वो एक एक्चुअली पैराडॉक्स है। अगर आपको इस पैराडॉक्स से निकलना है तो आपको कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी जो कि आपको एक एथरिक बॉडी की प्राप्ति करा सके, जिसके बारे में हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट के अंदर बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। पर्टिकुलरली डेथ के ऊपर वो पॉडकास्ट बनाया गया है हमारे जो भी नोवेल सीरीज़ है उसके अंदर। तो वहाँ पे हमने बातचीत की थी हमारी 5 बॉडीज़ की। तो अगर आप उसकी 5th बॉडी जो है जिसको हम ब्लिस बॉडी बोलते हैं, अगर आप वहाँ तक रीच कर जाते हो तो आप इस पैराडॉक्स से छूट जाओगे, ऐसा मान सकते हो आप। तो ये मैंने मेरा ओपिनियन दिया है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये कहीं भी लिखा नहीं है, ये जस्ट मेरा एक थॉट है और मेरा एक काइंड ऑफ कंक्लूज़न है इतनी सारी थियरीज को पढ़ने के बाद। आपका क्या कंक्लूज़न है आप हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।